नमस्कार दोस्तों, विश्व ज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पंजाब जीके की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पंजाब के अंदर शिवालिक हिल्स के बारे में। इसके साथ साथ हम कंडी रीजन के बारे में जानेंगे और रिवर सिस्टम ऑफ पंजाब के बारे में जानेंगे, जिसमें हम आज सतलुज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि विश्व ज्ञान मंत्रा पंजाब के अंदर होने वाले वेरियस एग्जाम्स, जिसमें PSSB जो बोर्ड एग्ज़ाम लेता है, PPSC एग्ज़ाम जो बोर्ड है वो एग्ज़ाम लेता है, मास्टर कैडर, ATT कैडर, पंजाब पुलिस और इसके साथ साथ PS टेट। तो इन सभी की प्रिपरेशन जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों पे करवा रहा है। तो इसमें स्पेशली हम पंजाब एग्ज़ाम्स के अंदर जिन एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं उसमें है पंजाब पुलिस। देखो, अभी रिसेंटली पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आउट हो चुकी है। इसकी टोटल जो वैकेंसी है वो है 560। और अभी रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें जो पिछली पेंडिंग पोस्ट है हेड कांस्टेबल की, इसके साथ साथ इंटेलिजेंस कांस्टेबल की जो है अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जो है इनके होने वाले हैं। वहीं PSSB क्लर्क की जो है 750 से ज़्यादा पोस्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, इनके फॉर्म जो है फिल हो चुके हैं। वहीं एक्साइज इंस्पेक्टर के फॉर्म फिल हो चुके हैं और कोऑपरेटिव बैंक, यह भी अभी अपकमिंग जो पोस्ट है आने वाली है पंजाब के अंदर। वहीं फॉरेस्ट गार्ड की जो फॉर्म है वो फिल हो चुके हैं। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ साथ MCQs और टेस्ट सीरीज हमारी वीकली रहती है। जितने भी अब तक एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका सॉल्यूशन जो है VGM प्रोवाइड करवाता है। वहीं टीचिंग एग्ज़ाम्स की बात करें तो इसमें स्पेशली हम मास्टर कैडर SST पंजाबी और हिंदी के जो बैच हैं वो चला रहे हैं। देखिए, अभी तो एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है इनकी, पर अपकमिंग पोस्ट के लिए जो है मास्टर कैडर SST पंजाबी और हिंदी के लिए हम बैच जो है कंटिन्यू करने वाले हैं, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों के ऊपर। ठीक है। इसके साथ साथ CTET PS टेट जो है अपकमिंग एग्जाम्स हैं, इनकी प्रिपरेशन जो है VGM करवा रहा है। वहीं ATT सेकंड पेपर 5994 जो है अभी इसकी अनाउंसमेंट तो हो चुकी है कि 5994 की जो पोस्ट है वो आने वाली है, लेकिन इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। तो इसका बैच ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है और एक नया बैच जो है हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए हम आपको नोट्स, MCQs और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं। वहीं PPSC की बात करें तो PPSC के अंदर होने वाले वेरियस एग्जाम्स, वन डे एग्जाम, उनमें अभी जो अपकमिंग एग्जाम है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर। 11 सितंबर को यह एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए हम एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक रैपिड फायर के अंदर रैपिड जो टेस्ट है उसके अंदर रैपिड जो रिवीजन है उसके अंदर हम इसका बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें हम नोट्स, MCQs और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और प्रिंसिपल हेडमास्टर का ऑलरेडी जो है एग्ज़ाम हो चुका है। तो फ्यूचर के अंदर आने वाले PPSC के अंदर जो भी पोस्ट हैं, जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशन VGM करवा रहा है। तो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था कि पंजाब का जो प्लेन रीजन है वहाँ तक हमने पंजाब जियोग्राफी कर ली थी, प्लेन रीजन तक। यस, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो पंजाब के जो मैदानी क्षेत्र है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है मालवा, दूसरा जो पार्ट है वो है दोआबा और तीसरा जो पार्ट है वो है माझा। तो एरिया के हिसाब से सबसे पहले नंबर पर मालवा, दूसरे नंबर पर दोआबा और तीसरे नंबर पर माझा आता है। तो यहाँ तक हम कर चुके थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे शिवालिक हिल्स, पंजाब के अंदर जो हिल रीजन है उसके बारे में। देखिए, इंडिया के सबसे नॉर्थ के अंदर जो माउंटेन रेंज है उसको हम कहते हैं हिमालय। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो लेंथ है वो लगभग 2500 किलोमीटर है। तो हिमालय रीजन को हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। जो सबसे नॉर्थ मोस्ट वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, इसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय। और उसके बाद में जो सेंटर के अंदर पार्ट है इसको हम कहते हैं लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। और जो सबसे आउटर में है
इस हिमालय को कहा जाता है शिवालिक हिमालय। वैसे तो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन स्पेशली अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब रीजन के अंदर जो हिमालय का जो पार्ट है उसको शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, और यह फुट हिल्स है हिमालय की। तो पंजाब के अंदर जो हिमालय रीजन मिलता है उसको हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, और इसमें पंजाब के टोटल 5 जिले आते हैं। सबसे पहला है पठानकोट, पठानकोट रीजन जिला। उसके बाद में गुरदासपुर, गुरदासपुर के बाद में आ गया होशियारपुर, फिर आ गया नवांशहर, और 5वां जो जिला आता है वो आता है रोपड़। तो टोटली ये 5 जिले जो है पंजाब के शिवालिक हिल्स के अंडर आते हैं। शिवालिक हिल्स के बाद में बात करते हैं कंडी रीजन की। तो जो कंडी एरिया है शिवालिक हिल्स के पश्चिम में और दक्षिण में, पश्चिम और दक्षिण के अंदर जो रीजन है उसको हम कहते हैं कंडी रीजन। देखो यहाँ से लेकर पठानकोट से लेकर अप टू चंडीगढ़ तक, पठानकोट से लेकर चंडीगढ़ तक 3 से 5 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है जिसे कंडी रीजन कहते हैं। इस रीजन के अंदर हिमालय से निकलने वाली नदियों के साथ बहुत सारी इसकी जो छोटी स्ट्रीम्स हैं वो आकर मिल जाती है, और इस एरिया को जो है इसने क्या कर दिया है, डिग्रेड कर दिया, ऊबड़ खाबड़ बना दिया है। तो ये डिग्रेडेड जो एरिया है यहाँ का, इस एरिया को कहा जाता है कंडी रीजन। ठीक है, इस एरिया को कहा जाता है कंडी रीजन। कंडी रीजन को लोकल नेम जो अलग अलग स्थान के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम के साथ जाना जाता है। इसमें स्पेशली जो आनंदपुर साहब ब्लॉक है, आनंदपुर साहब जो ब्लॉक है, इसमें कंडी रीजन को जो है वो चांगर कहा जाता है। ठीक है, और वहीं रोपड़, नूरपुर बेदी, रोपड़ और नूरपुर बेदी के अंदर इस क्षेत्र को जो है घर के नाम से जाना जाता है। तो ये था कंडी रीजन, और प्लेन रीजन के बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए अब हम जानते हैं पंजाब के अंदर जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में। देखो पंजाब का जो इतिहास है वो रिवर से स्टार्ट होता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के अंदर जो मेजर जो सभ्यता बसी हुई थी सिंधु नदी के ऊपर। उसके बाद में वैदिक पीरियड आता है, और वैदिक पीरियड के अंदर जो है पंजाब को सप्त सिंधु कहा गया है। वैदिक पीरियड में पंजाब को सप्त सिंधु कहा गया है। सप्त का मतलब 7 और सिंधु का मतलब हो गया इंडस रिवर। ठीक है ना, 7 नदियां। तो 7 नदियां जो है इसके अंदर जो 7 नदियां उनका जिक्र है। यहाँ पे जो सतलुज नदी है इसका जो वैदिक नाम था वो स्तोद्री था, वहीं ब्यास नदी का नाम विपासा था, रावी नदी का नाम पुरुषनी, चेनाब नदी का नाम अश्कनी, झेलम नदी का नाम वितिस्ता, इंडस नदी का नाम सिंधु, और घग्गर नदी का जो नाम है वो था सरस्वती नदी। तो इधर वैदिक नाम दिए गए हैं और इधर आज इनके मॉडर्न नाम दिए गए हैं। पिछली बार एक्साइज इंस्पेक्टर 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वेदों के अंदर सिंधु नदी को कौन सी नदी का जो दर्जा है वो दिया गया। तो वेदों के अंदर सिंधु नदी को है 6वीं नदी का दर्जा दिया गया है। वेदों के अंदर सिंधु नदी को 6वीं नदी का दर्जा दिया गया है। तो इन नदियों के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर कितनी नदियां जो है बहती है। देखो पंजाब जो शब्द है ना, पंजाब शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है पंज प्लस आब, मतलब 5 नदियों का देश या 5 नदियों की धरती। वो 5 नदियां कौन कौन सी? पहली सतलुज, दूसरी ब्यास, तीसरी रावी, चौथी चेनाब और 5वीं झेलम। तो इन 5 नदियों के कारण पंजाब को जो है पंजाब कहा गया है। ठीक है, लेकिन अभी अगर मॉडर्न पंजाब की बात करें तो मॉडर्न पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 नदियां रह गई है, जिसमें सतलुज, ब्यास और तीसरी जो रिवर है वह है रावी नदी। तो आज इस लेक्चर में हम सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सतलुज नदी की। तो सतलुज नदी जो है यह है मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। यह मानसरोवर लेक जो है वो है तिब्बत के अंदर। मानसरोवर के पास में राक्स लेक से ये ओरिजिनेट होती है और ये है तिब्बत के अंदर।
तिब्बत में इसको लांगचेन खबाब कहा जाता है, लांगचेन खंबाब, और जिसका मतलब होता है एलिफेंट रिवर, इसका मतलब होता है एलिफेंट रिवर। तो उसके बाद में यह नदी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर एंट्री करती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर यह नदी जो है सीपी किला, सीपी किला से पास करते हुए आगे बढ़ती है। देखिए सीपी किला क्या है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि सीपी किला कहाँ पे है। पास को पंजाबी में कहते हैं दर्रा, दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको पास कहा जाता है, और यहाँ के लोकल लैंग्वेज के अंदर पास को जो है ला कहा जाता है। और सीपी किला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। वही सीपी किला को पास करते हुए आगे यह नदी बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के अंदर एंट्री करती है। बिलासपुर से ये उसके बाद में पंजाब में एंट्री कर जाती है, और पंजाब के यह रोपड़ जिले से एंट्री करती है। तो कई बार क्वेश्चन पेपर के अंदर यह पूछ लिया जाता है कि सतलुज नदी पंजाब के किस जिले से पंजाब में एंट्री करती है, तो सतलुज नदी पंजाब के रोपड़ जिले से एंट्री करती है। ठीक है। उसके बाद में यह नदी आगे जाके इसके साथ ब्यास नदी आकर मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आगे जाके यहाँ पे ब्यास नदी आकर मिल जाती है। जहाँ पे ब्यास नदी मिलती है वहां पे जो पॉइंट है उसको कहा जाता है हरिके, हरिके पतन भी कहा जाता है इसको। ये हरिके जो है यह है तरनतारन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है ना, तरनतारन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। आगे बढ़ते हुए यह जो नदी है उसके बाद में ऊपर से जो है चेनाब नदी, देखिए रावी नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी, इन तीनों नदियों के संगम के बाद में आगे जो नदी बनती है उसको चेनाब नदी कहते हैं, और सतलुज नदी के अंदर आकर यहाँ पे मिल जाती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर आकर मिल जाती है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो है कहा जाता है पंजनद, पंजनद। ध्यान से देखना, जहां पे सतलुज नदी और ब्यास नदी का संगम होता है, सतलुज और ब्यास नदी का जहां पे संगम होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है हरिके। ठीक है। उसके बाद में जहां पे झेलम नदी ऊपर से आ रही है यहां से, और चेनाब नदी और रावी नदी, इन तीन नदियों का जहां पे संगम होता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है त्रिमब। और उसके बाद में त्रिमब से आगे जाके यह नदी जो है सतलुज नदी में मिलती है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है पंजनद, पंजनद। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है पंजनद। वहीं अगर हम शहरों की बात करें तो सतलुज नदी के ऊपर पंजाब के कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो सतलुज नदी के ऊपर पंजाब के मेनली रोपड़ शहर बसा हुआ है, इसके साथ साथ लुधियाना शहर बसा हुआ है, और फिरोजपुर शहर बसा हुआ है। ठीक है ना। तो ये तीन शहर मेनली जो है यहाँ पे इस नदी के ऊपर बसे हुए हैं। आइए हम जानते हैं सतलुज यमुना लिंक के बारे में। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर था, क्योंकि अभी हरियाणा ने सतलुज यमुना लिंक को बनाने के लिए अपनी विधानसभा के अंदर एक जो रेजोल्यूशन है उसको पास किया है। और अभी रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला का एक सॉन्ग भी आया था जिसके अंदर SYL का जो जिक्र है वहाँ पे किया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि इसका क्या इतिहास है और इसकी आज क्या अपडेट है। इसकी कहानी स्टार्ट होती है 1966 के अंदर, जब 1 नवंबर 1966 ईस्वी को पंजाब से हरियाणा अलग कर दिया जाता है। तो पंजाब द्वारा हरियाणा को पानी दिया जाना था, ठीक है ना। तो उसके लिए 1981 ईस्वी के अंदर पंजाब और हरियाणा के बीच में एक समझौता होता है, और वहीं 1982 ईस्वी के अंदर 214 किलोमीटर लंबी SYL पंजाब के कपूरी विलेज से इसका कंस्ट्रक्शन के लिए जो बात है वो बनती है। उसके बाद में 1985 ईस्वी के अंदर उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के लीडर संत फतेह सिंह के बीच में समझौता होता है के बीच में समझौता था। और उसी साल 1985 ईस्वी के अंदर इरादी बालाकृष्ण की अगुवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जो है पैनल जो है तैयार किया जाता है, कमीशन तैयार किया जाता है।
इस कमीशन की रिपोर्ट आती है 1987 के अंदर, और यह कमीशन ये रिकमेंडेशन करता है कि पंजाब से हरियाणा को जो है SYL से के थ्रू जो है पानी दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन जो है अभी पूरा नहीं होता, और 1996 ईस्वी के अंदर हरियाणा जो है वो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। हरियाणा जो है सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। वहीं 2004 के अंदर पंजाब विधानसभा द्वारा, पंजाब गवर्नमेंट द्वारा या पंजाब विधानसभा द्वारा क्या किया जाता है, इस SYL के लिए एक टर्मिनेट एक्ट लेके आता है कि हम इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में बात आती है 2016 की। 2016 के अंदर भारत के प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 इसका जो मामला है वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजते हैं। आप सभी को पता है कि अंडर आर्टिकल 143 हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक सलाह ले सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सलाह एडवाइस जो है सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, और इसके संबंध के अंदर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन भेजी। और वहीं 2020 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को, मतलब पंजाब सरकार को, हरियाणा गवर्नमेंट को इस पे सहमति बनाने के लिए जो है बोला है। तो ये था पूरा SYL का मामला। तो SYL जो है सतलुज नदी से लेकर यहाँ तक यमुना नदी के बीच में एक लिंक बनाया गया है, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो है 214 किलोमीटर। वही बांकड़ा डैम की बात करें तो बांकड़ा डैम जो है वो सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है ना, बांकड़ा डैम जो है वो सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। जैसे ही हिमाचल प्रदेश से पंजाब के अंदर सतलुज नदी एंटर करती है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे एक डैम कंस्ट्रक्ट किया गया और इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1948 ईस्वी के अंदर। तो यह एक हाइड्रो पावर प्लांट है। यह एक हाइड्रो पावर प्लांट है, और इस हाइड्रो पावर प्लांट को पे पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए यहाँ पे इसके पीछे एक लेक बनाई गई है। पानी को स्टोर करने के लिए एक लेक बनाई गई है। इस डैम के जस्ट बिहाइंड एक लेक बनाई गई है। इस लेक का नाम है गोविंद सागर लेक। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में थी, क्योंकि अभी पंजाब के बनूड़ के 7 जो जवान थे इस लेक के अंदर डूबने से उनकी जो है मौत हो गई थी। ये एक हाइड्रो पावर प्लांट है। इस हाइड्रो पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 1325 मेगावाट है। 1325 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, इन स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों को यह बिजली जो है सप्लाई की जाती है। वही इंदिरा गांधी कैनल की बात करें तो इंदिरा गांधी कैनल भारत की सबसे लॉन्गेस्ट कैनल है, जिसकी टोटल जो लेंथ है वो है 650 किलोमीटर। यह कैनल जो है हरि के पतन से स्टार्ट होती है। हरि के पतन से इस कैनल को निकाला गया है। उसके बाद में ये पंजाब से हरियाणा के अंदर एंट्री करती है, और हरियाणा के अंदर एंट्री करते हुए यह जो रिवर है यह राजस्थान के जैसलमेर के रामगढ़ तक जाकर खत्म हो जाती है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 650 किलोमीटर है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 650 किलोमीटर है। इसका कंस्ट्रक्शन 1952 के अंदर स्टार्ट होता है, और 1983 ईस्वी के अंदर इस नहर का जो नाम है इंदिरा गांधी कैनल कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले इसका जो नाम था वो राजस्थान कैनल था। और 1983 के बाद में इस कैनल का जो नाम है, इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर कर दिया जाता है। और 2005 के अंदर इस नहर का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। इस नहर के अंदर जो पानी का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। आइए सतलुज नदी के बारे में कुछ और बातें हैं वो जानते हैं। सतलुज नदी जो है, इस नदी को जो है बैकबोन ऑफ पंजाब कहा जाता है, मतलब पंजाब के रीढ़ की हड्डी जो है कहा जाता है, बैकबोन ऑफ पंजाब। ठीक है। और भारत के अंदर जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसमें स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी साइट है, जिसमें मेनली जो है
रोपड़ है वो इसी नदी के ऊपर बसा हुआ है। इसके साथ साथ पंजाब के दो रामसर साइट, पंजाब की दो रामसर साइट है। वैसे तो पंजाब के अंदर 6 रामसर साइट है, तो पंजाब के अंदर मेनली 6 रामसर साइट्स हैं। उन 6 रामसर साइट्स के अंदर सतलुज नदी के ऊपर 2 रामसर साइट है, एक का नाम है नंगल और दूसरी रामसर साइट का नाम है रोपड़। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट रामसर साइट जो है सतलुज नदी के ऊपर है। चलिए अब हम जानते हैं ब्यास रिवर के बारे में। ब्यास रिवर का जो वैदिक नाम है वो है विपाशा। ठीक है ना, ब्यास नदी का वैदिक नाम है विपाशा है। ब्यास नदी ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से यह नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है। पंजाब के अंदर यह होशियारपुर जिले से एंट्री करती है। पंजाब के अंदर यह जो नदी है वो होशियारपुर जिले से एंट्री करती है। तो ब्यास नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया, इस डैम का नाम है पौंग डैम। याद रखना, इस डैम का नाम है पौंग डैम। और पौंग डैम के जस्ट पीछे जो पानी को स्टोर करने के लिए जो आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है इसका नाम है राणा प्रताप लेक। ठीक है ना, इसका नाम है राणा प्रताप लेक। ब्यास रिवर के अंदर मिलने वाली इंडस डॉल्फिन भारत का स्टेट एक्वेटिक पंजाब का स्टेट एक्वेटिक एनिमल है। अगर आपसे पूछे पंजाब का जो स्टेट एक्वेटिक एनिमल कौन सा है तो इसका आंसर है इंडस डॉल्फिन। देखिए इंडस डॉल्फिन जो है इंडस नदी के अंदर मिलती है, लेकिन अगर यहाँ पे मेनली पंजाब की बात करें तो यह पंजाब के ब्यास नदी के अंदर मिलेगी। यहाँ पे आप इंडस डॉल्फिन की जो पिक्चर है वो देख सकते हैं। वही रामसर साइट की बात करें तो ब्यास जो कंजर्वेशन है, ब्यास नदी को पूरा का पूरा जो है रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। पंजाब के अंदर इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर ब्यास कंजर्वेशन को वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया है, रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। और भारत के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी नदी को जो है वो वेटलैंड डिक्लेयर किया गया हो। ब्यास नदी का जिक्र जो है सिकंदर के टाइम में भी इसका किया गया है। देखिए सिकंदर ने पंजाब पे या भारत पे 326 बीसी के ऊपर में के टाइम में अटैक किया था। और जब इसने अटैक किया था तो यह लगातार आगे बढ़ रहा था, लगातार आगे बढ़ रहा था। लेकिन ब्यास नदी तक आते आते इसने यहाँ पे स्टॉप लगा दिया था। ब्यास नदी तक पहुंचने के बाद में इसके सैनिकों ने आगे जाने से मना कर दिया और सिकंदर जो है ब्यास नदी से यहाँ से वापस लौट गया था। तो यह क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा भी गया और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि सिकंदर जो है किस नदी को बिना पार किए हुए वापस लौट गया था। तो सिकंदर जो है ब्यास नदी को बिना पार किए हुए वापस लौट गया था। और बाद में 323 बीसी के अंदर बेबीलोन के अंदर सिकंदर की जो है डेथ हो जाती है। वही बेई नदी की बात करें तो इसका जिक्र आपने कई बार जो है सुना होगा, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी को 1499 के अंदर 1499 ईस्वी के अंदर जो है इनलाइटमेंट हुआ था। इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। कब? 1499 के अंदर। ठीक है ना। और यह बेई नदी के अंदर 3 दिन तक अलोप रहे थे। बेई नदी जो है कहाँ पे? सुल्तानपुर लोधी में। सुल्तानपुर लोधी के अंदर ये 3 दिन तक अलोप रहे थे, उसके बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बेई जो नदी है यह बेई नदी है ब्यास नदी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि बेई नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है। अभी हम रावी नदी का जिक्र कर रहे हैं, तो रावी जो नदी है यह हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। रावी जो नदी है यह हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे आप रावी नदी को देख सकते हो। उसके बाद में यह नदी जो है पंजाब के अंदर पठानकोट जिले से एंटर करती है। पंजाब के अंदर यह पठानकोट जिले से एंट्री करती है। इस नदी के ऊपर एक डैम है, वो इस डैम का नाम है थीन डैम। ठीक है ना, इस डैम का नाम है थीन डैम। और थीन डैम को जो है रणजीत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। थीन डैम जो है पंजाब के पठानकोट जिले के अंदर है। ठीक है ना, पठानकोट जिले के अंदर है। और इसी के ऊपर एक अपर बारी दोआब कैनल है। अपर बारी दोआब कैनल जो है रावी नदी से निकलती है। देखो बारी जो है वो ब्यास और रावी नदी के बीच का जो दोआब है, ब्यास और रावी नदी के बीच का जो दोआब है उसको हम बारी दोआब के नाम से जानते हैं।
आइए हम देखते हैं इतिहास के, रावी नदी के इतिहास के बारे में। तो रावी जो नदी है, इसका जो वैदिक नाम है वो पुरुषिनी नदी है। वेदों के अंदर इस नदी को जो है पुरुषी नदी के तौर पर जाना गया है। और इस नदी के ऊपर जो है बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी। 10 राजाओं के बीच में एक बैटल हुई थी, ठीक है ना। 10 राजाओं के बीच में एक बैटल हुई थी। उस समय कुरु प्रदेश का एक राजा था, कुरु प्रदेश क्षेत्र का एक राजा था, भारत क्षेत्र का जो कुरुक्षेत्र के अंदर आता था, वहां का एक राजा था जिसका नाम था सुदास। और इसके सामने थे 10 किंग, ठीक है ना। इनके बीच में एक बैटल होती है रावी नदी के किनारे पर, और इसमें सुदास जो है वो जीत जाता है। बैटल ऑफ 10 किंग्स का जो जिक्र है वेद ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। 7वें मंडल के अंदर किया गया है। ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल है। उन 10 मंडल में से 7वें मंडल के अंदर जो है 10 राजाओं के बीच का जो ये जिक्र किया गया है। उसके बाद में सुदास जो है कुरु जनपद की स्थापना करता है। उसके बाद में जो है कुरु जो है एक महाजनपद बन जाता है, महाजनपद, और जिसकी राजधानी होती है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आज के टाइम के अंदर दिल्ली का क्षेत्र है, ठीक है। त्रिमब और पंचनद के बारे में हम कर चुके हैं, तो इसके बारे में थोड़ा और जिक्र कर लेते हैं हम। जहां पे चेनाब नदी, झेलम नदी और रावी नदी जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है, उस पॉइंट को कहा जाता है त्रिमब। उसके बाद में जहाँ पे ये त्रिमब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे और सतलुज और ब्यास नदी मिलने के बाद में आगे जब ये बढ़ते हैं, तो इधर से सतलुज नदी आ रही है और इधर से चेनाब नदी आ रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है पंजनद। मतलब 5 नदियों के संगम के कारण इसको जो है पंजनद कहा गया है। आइए हम देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, सिंधु नदी समझौते के बारे में। देखो, सिंधु नदी से समझौता हुआ था, वो हुआ था 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी समझौता होता है 19 सितंबर 1960 के अंदर। इसमें मेनली 3 नदियों को इंक्लूड किया जाता है। वैसे तो ब्यास नदी, सतलुज नदी और रावी नदी का जो पानी है वो इंडिया को दे दिया जाता है, लेकिन ऊपर की 3 नदियां जिसमें इंडस रिवर, उसके बाद में झेलम रिवर और चेनाब रिवर, इन 3 नदियों का पानी जो है इसके बंटवारे को लेकर जो है बात चलती है। तो सिंधु नदी समझौता जो है 19 सितंबर 1960 को होता है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे अयूब खान। तो इनके बीच में जो है यह समझौता होता है 1960 ईस्वी के अंदर, और यह समझौता करवाया जाता है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। तो यह समझौता होता है दिल्ली के अंदर। और यह समझौता किसके द्वारा करवाया जाता है? यह समझौता करवाया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक इसमें जो है मीडिएटर का रोल प्ले करता है। तो इस समझौते के अकॉर्डिंग क्या था, इस समझौते के अंदर जो है इन 3 नदियों का पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा 80%, और जो है इंडिया यूज करेगा 20%। तो ये था सिंधु नदी समझौता। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज के अंदर था, क्योंकि इंडिया ने जो है एक डैम कंस्ट्रक्ट किया है एक नदी के ऊपर जिसका नाम है किशन गंगा डैम। किशन गंगा डैम, ये किशन गंगा जो डैम है, ये किशन गंगा नाम की नदी के ऊपर है। और ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना, किशन गंगा जो है वो झेलम नदी की सहायक नदी है। तो किशन गंगा डैम बनाने के बाद में, जो प्रोजेक्ट है इसके बनाने के बाद में, पाकिस्तान ने जो है ये ब्लेम लगाया था कि इंडिया ने सिंधु नदी समझौते का उल्लंघन किया है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने यह माना कि इंडिया ने जो है सिंधु नदी का जो समझौते का किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं किया। तो ये है एंड इस लेक्चर का। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।